जय हिंद दोस्तों। मैं उजाली राज आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जेनेक्स एजुकेशन में स्वागत करती हूँ। सबसे पहले बहुत बहुत थैंक यू, आप लोगों ने इतनी जल्दी इतना सारा प्यार दिया हमें और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिए, इंस्पायर करते रहिए। चलिए, जैसा कि मेरा लास्ट वीडियो जो आया था कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का, तो मैंने फर्स्ट वीडियो में कंसेप्ट डिस्कस किया था, किस तरीके से अमेंडमेंट होता है, क्या क्या वेज होते हैं, फिर कुछ मिसलेनियस उससे रिलेटेड डिस्कस किया था। अगले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था 1 से लेके 40 तक यानी 40 तक जितने भी संविधान संशोधन हुए हैं उनको डिस्कस किया था। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 42nd यानी 42वें संविधान संशोधन से लेकर के पूरे जितने भी 105 संविधान संशोधन हुए हैं उन सभी को। आप में से कुछ स्टूडेंट्स का या कुछ हमारे दोस्तों का ये कहना था कि आपका वीडियो कम्प्लीटली इंग्लिश में आता है, तो इस बार मैंने कुछ चेंजेस लाया है अपने फॉर्मेट में। और ये चेंज कुछ इस तरह से कि मैं कंप्लीट अब बोर्ड को ही बाइलिंगुअल कर देती हूँ कि कुछ जिससे कि इस तरीके से बोर्ड पे लिखा जाए जिससे इंग्लिश वाले भी समझ ले और हिंदी वाले भी समझ ले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। देखिए, सबसे पहले है हमारा 42वां संविधान संशोधन यानी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ था 1976। आप लोगों को कुछ ध्यान आया? 1976 ऐसा टाइम था जिसमें क्या चल रहा था हमारे देश में, उस समय नेशनल इमरजेंसी चल रही थी। ठीक है, ये कौन सा टाइम था? नेशनल इमरजेंसी के टाइम था, जिस समय जो प्राइम मिनिस्टर कौन थी हमारे देश की? श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, तो उन्हीं के समय में ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाए गए और इस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है लघु संविधान? क्योंकि इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स में चेंज लाया गया, बहुत सारा आर्टिकल्स एड ऑन किया गया, जोड़ा गया और बहुत सारे कंसेप्ट को ही बदल दिया गया था। ठीक है, देखिए सबसे पहले ध्यान रखिएगा, 2 नया अध्याय यानी 2 न्यू चैप्टर्स को ऐड किया गया, 14A यानी 14 क और 4 क 4A। ठीक है, साथ ही साथ 9 अनुच्छेद इसमें नए जोड़े गए। ठीक है, टोटल 9 आर्टिकल्स इसमें जोड़ा गया था। सभी को आपको डिटेल्स में नहीं पढ़ना है, जो एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट है उन सभी को मैंने बोर्ड पर लिख दिया है। तो एक एक करके हम देखते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है। आप खुद ही देख सकते हैं, इसके इतने सारे प्रोविजंस है कि मेरा खुद का बोर्ड एक पूरा कंप्लीट फिल हो चुका है, जो मुझे आगे जाने के लिए इसको रब करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि कभी अगर इन केस, वैसे लगता तो नहीं है बट अगर कभी पूछ दे कि ये कब किया गया, कब से इम्प्लीमेंट हुआ था, तो ये इम्प्लीमेंट हुआ था आपका 1 अप्रैल 1977 से, क्योंकि आपका मार्च तक तो आपका इमरजेंसी ही था ना। ओके, अब आइए आते हैं, पहला चेंज क्या हुआ? फंडामेंटल ड्यूटी यानी मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, जो कि आर्टिकल अनुच्छेद 51A क में और पार्ट 4A अध्याय जोड़ा गया। ठीक है, इसमें क्या था? इसमें 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया था, जो कि सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी ने रिकमेंड किया था। फंडामेंटल ड्यूटीज के टाइम पे हम डिटेल इसका पढ़ लेंगे। दूसरा चेंज इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज ये है कि इसमें 3 शब्द याद रखिएगा, अब तक सिर्फ और सिर्फ एक ही बार है जो हमारे संविधान की जो प्रस्तावना है, जो प्रियम्बल है, उसमें चेंज किया गया है, अमेंडमेंट किया गया है और ये 1976 में ही किया गया था, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। ठीक है, देखिए, सोशलिस्ट समाजवाद, सेक्युलर पंथनिरपेक्ष और इंटीग्रिटी अखंडता। देखिए क्या है कि अगर आप बाइलिंगुअल देखते हैं ना चीजों को, तो बाइलिंगुअल में आपका इंग्लिश वाले को भी हिंदी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैं खुद का इंटरव्यू फेस कर रही थी ना, तो इंटरव्यू के टाइम में मुझे बहुत कंफ्यूजन होता था कि क्या करें, इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चन आएगा, हिंदी मीडियम में क्वेश्चन आएगा। लेकिन जो बोर्ड के सामने जाने पे बहुत कंफर्ट लगा, क्योंकि क्वेश्चन आपको देखिए जिस तरीके से बोर्ड आपसे क्वेश्चन पूछता है, आप कोशिश कीजिए उसी लैंग्वेज में रिस्पॉन्ड करने का। ओके, तो इसलिए मैं तब से फॉलो ये करने लगी कि दोनों ही लैंग्वेज को आपको अपने अंदर इस तरीके से जान लेना है कि आपको अगर कभी ऐसा वर्ड मिले भी जिस समय आपको इंग्लिश अवेलेबल ना हो, तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम ना हो। और हिंदी वालों को भी बहुत इंपॉर्टेंट है इंग्लिश के भी टर्म्स याद रखना। ओके, चलते हैं
वर्ड होता है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब भी इंग्लिश में सेक्युलर होता है और पंथ निरपेक्ष का मतलब भी सेक्युलर, लेकिन यहाँ पे जो टर्म है ये आपका पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था और बाद में एक और वर्ड इंटीग्रिटी यानी अखंडता को जोड़ा गया था। ओके, आइए अगला है प्रेसिडेंट को मंत्री परिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था, यानी कि प्रेसिडेंट को ये चीज बोला गया कि अगर आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद कोई एडवाइस देती है तो आप उसको नकार नहीं सकते हैं, आपको उसको मानना ही मानना पड़ेगा। इस प्रोविजन को बाद में चेंज किया गया था 44th अमेंडमेंट से। ठीक है, ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। इसके बाद इस अमेंडमेंट के थ्रू एक चीज और किया गया कि डीपीएसपी यानी जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व है उनको कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्राथमिकता दी गई, किस पे, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर। क्या करके, तो आर्टिकल 31C ऐड करके। ये मैंने पिछले वीडियो में भी थोड़ा सा इसको डिस्कस किया था कि उस समय का दौर क्या था। आपको नीति निर्देशक तत्व और फंडामेंटल राइट्स यानी मौलिक अधिकार जो है, इन दोनों के बीच में हमेशा होड़ लगी होती थी, जो कभी जुडिशरी और लेजिस्लेटिव का बहुत ज्यादा टकराव होना शुरू हो गया था। इसी समय ये आर्टिकल 31C को ऐड करके ये बताया गया कि डीपीएसपी प्रायोरिटी होगा, यानी कि डीपीएसपी के अगर डीपीएसपी के आर्टिकल 39 के अकॉर्डिंग कोई भी चेंजेस लाया जाता है तो वो फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल 40 और आर्टिकल 19 के बेसिस पे चैलेंज नहीं किया जाएगा कोर्ट में। नेक्स्ट, खुद आर्टिकल 368, आपको पता है ना 368 क्या है? आर्टिकल 368 जिससे संविधान संशोधन किया जाता है, तो खुद आर्टिकल 368 में भी चेंजेस किया गया और सब आर्टिकल 4 और 5 इसमें जोड़ा गया। ठीक है, ये क्यों जोड़ा गया था? क्योंकि संसद की विधायी शक्ति को बढ़ाना था। उस समय का दौर ही कुछ ऐसा था जिसमें संसद की विधायी शक्ति धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई थी और उसी के क्रम में ये भी संशोधन किया गया था। इसके बाद लोकसभा का टर्म और लेजिस्लेटिव असेंबली का भी टर्म, दोनों को 5 साल से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? 6 साल कर दिया गया, जिसको बाद में फिर 44th में घटा करके 5 साल ही कर दिया गया। एक चेंजेस अगला क्या था? संसद और मंत्रिमंडल। आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आर्टिकल 100 में किस चीज के बारे में कहा गया है? कोरम के बारे में। कोरम क्या होता है कि किसी भी आपका अगर कोई भी हाउस है, लेट से अगर लोकसभा है, तो लोकसभा में जब तक 1/10 लोग प्रेजेंट नहीं होंगे, 10 MP प्रेजेंट नहीं होंगे, तब तक आपका सेशन शुरू नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो यही 1/10 का जो कोरम पूरा करने का जो प्रोविजन था संविधान में, इसको समाप्त कर दिया गया। कहा गया कि ये जरूरी नहीं है, उससे कम लोग भी होंगे तो सेशन चलेगा, जिसको फिर से बाद में चेंज किया गया। और ये चीज ध्यान रखिएगा, इसमें 5 ऐसे सब्जेक्ट्स थे इस संविधान संशोधन में, 5 ऐसे सब्जेक्ट थे जिन्हें कंकरेंट लिस्ट में जोड़ा गया, यानी समवर्ती सूची में ऐड किया गया था। और ये कौन कौन से सब्जेक्ट थे? आपको पता है ना समवर्ती सूची कहाँ है? शेड्यूल 7 के अंदर। ठीक है ना, तीन तरह के विषय दिए गए हैं, स्टेट के विषय यानी राज्य सूची, समवर्ती सूची और संघ सूची। ठीक है, तो शिक्षा यानी एजुकेशन, वन संपदा फॉरेस्ट रिसोर्सेस, एंड क्या है? जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यानी कि पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। ये टॉपिक को भी कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। साथ ही साथ मेजरमेंट यानी बाट तथा माप के कुछ सब्जेक्ट्स को भी आपको कंकरेंट लिस्ट में डाला गया। और पक्षियों के लिए सुरक्षा यानी वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन वाले टॉपिक को, जिसके अंतर्गत आपका क्या किया गया था? आर्टिकल 48 इसी में आता है ना, इसको ऐड किया गया था। ठीक है, तो ये सारे मेजर चेंजेस हुए थे 42वें संविधान संशोधन से, और इतने ज्यादा ये चेंजेस थे कि इन्हीं के कारण इस संविधान संशोधन को हम लघु संविधान संशोधन यानी कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है 44वां संविधान संशोधन यानी कि 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 1978 में आया था। इस समय इंदिरा गांधी जी की सरकार खत्म हो चुकी थी और जनता पार्टी की सरकार, जिसके प्रधानमंत्री कौन बने थे? श्री मोरारजी देसाई जी प्रधानमंत्री बने थे। तो उस समय उन्होंने ये संविधान संशोधन लाया और इस संविधान संशोधन के द्वारा ऐसे कुछ प्रावधान जो कि 76वें
मतलब 1976 यानी 42वें संविधान संशोधन में जो चेंजेस किए गए थे उनको वापस से री इस्टेब्लिश किया गया था। तो ऐसे चेंजेस को हम अब देखते हैं। एक चीज और याद रखिएगा, अगर आपको कंफ्यूजन होता है ये 44वां संविधान संशोधन कैसे याद रखना है और 42वां संविधान संशोधन कैसे याद रखना है कि कब हुआ था, तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है इन जनरल जो भी कैंडिडेट्स होते हैं। देखिए 42 यानी 42वां, दोनों को ऐड करिए, 4 + 2 6 यानी ये कब हुआ था 76 में, और 44वां दोनों को ऐड कीजिए, 4 + 4 8। तो इस तरीके से आप दोनों के कंफ्यूजन को खत्म कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कभी पूछा जाता, एक टाइम पे तो बहुत बेसिक क्वेश्चन हुआ करता था कब हुआ ये, और अब तो नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी अगर कभी पूछ दे तो आप कंफ्यूज ना हो। चलिए आते हैं प्रोविजंस पे। तो जिस तरीके से हमने देखा कि 42वें संविधान संशोधन में क्या किया गया था कि लोकसभा और विधान सभा के जो सेशंस हुआ करते थे, जो उनका जो टर्म हुआ करता था वो 5 वर्ष से 6 वर्ष कर दिया गया था, तो उसको 6 वर्ष से वापस यहाँ पे 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक है, फिर इसके बाद राष्ट्रपति को वहां पर बाध्य किया गया था कि वो मंत्री परिषद की हर एक सलाह को मान लेंगे, बिना कुछ बोले साइन कर देंगे। तो इस समय क्या किया गया कि उनको एक बार किसी भी बिल को एक बार राष्ट्रपति वापस कर सकते हैं रिकंसिडरेशन यानी पुनर्विचार के लिए, तो ये प्रोविजन ऐड किया गया। इसके बाद ये बताया गया कि राइट टू प्रॉपर्टी यानी संपत्ति का जो अधिकार हुआ करता था, इस संपत्ति के अधिकार को फंडामेंटल राइट से हटा करके एक लीगल राइट बना दिया गया। और ये संपत्ति का अधिकार पहले किस आर्टिकल में मेंशन था, 31 में और 19G में, 2 आर्टिकल में मेंशन था, मेक श्योर। ठीक है, जिसको हटा करके आर्टिकल 300A यानी 300 में रख दिया गया। अगला है नेशनल असेंबली के कंडीशंस में। देखिए हमारे संविधान में कहीं भी नेशनल इमरजेंसी क्या है यानी कि राष्ट्रीय आपातकाल क्या है वो तो नहीं बताया गया है, बस उसका कंडीशन दिया गया है। तो उस कंडीशन में जो टर्म था आंतरिक अशांति, जिसके बेसिस पर 1975 का इमरजेंसी लगाया गया था, इसको हटा करके सशस्त्र विद्रोह जोड़ दिया गया यानी कि आर्म्ड रिबेलियन। ये दोनों टर्म को ध्यान रखिएगा, ये है इंटरनल डिस्टर्बेंस और ये है आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, तो इन दोनों टर्म को इंटरचेंज कर दिया गया यानी इसको हटा करके ये टर्म जोड़ दिया गया। अगला है आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को ये कहा गया कि अब कभी भी नेशनल इमरजेंसी लगेगी तो आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 समाप्त नहीं किया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा भी, जो कि किस आर्टिकल में संभवतः मेंशन है, 358 में। ठीक है, तो ये मेजर जो फीचर्स है 44वें संविधान संशोधन का, आप इसको याद रखेंगे। अगला है हमारा 52वां संविधान संशोधन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 52वां संविधान संशोधन। और 52वें संविधान संशोधन जो 1985 में हुआ था, और इसमें क्या कहा गया कि 10th शेड्यूल ऐड कर दिया जाता है, यानी उस समय दल बदल का मामला बहुत ही ज्यादा ऊपर जा चुका था, इसलिए जो एंटी डिफेक्शन के प्रोविजंस थे इसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया और अनुच्छेद 101, 102, 120 190 और 191 को अमेंड किया गया, संशोधन किया गया, और ये पूरा 10th शेड्यूल ऐड किया गया है, यानी 10वीं अनुसूची को जोड़ करके दल बदल के सारे प्रावधान संविधान में लाए गए। ठीक है, इसके बाद आता है हमारे 56वां संविधान संशोधन। ठीक है, 56वां संविधान संशोधन ये कब आया था, 1987 में। ठीक है, तो 56वां संविधान संशोधन 1987 में आया और इस संविधान संशोधन से क्या किया गया, गोवा पहले हमने पहले भी पढ़ा है ना, तो गोवा जो पहले दमन और दीव के साथ में था, अब क्या किया गया कि गोवा को दमन और दीव से अलग करके एक संपूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, जो कि 30 मई 1987 को दिया गया। और ये दमन और दीव, ठीक है, इसको क्या बना दिया गया, एक यूटी बना दिया गया, यानी केंद्र शासित प्रदेश। आगे देखते हैं, अगला है 61वां संविधान संशोधन यानी 65th कॉन्स्टिट्यूशनल
अमेंडमेंट एक्ट जो कि 1989 में आया था। और इसमें क्या किया गया कि पहले क्या हुआ करता था, जो मतदान करने की यानी वोट डालने की जो एज होती थी वह 21 वर्ष होती थी, जिसको घटा करके कितना कर दिया गया, 18 वर्ष कर दिया गया। और आपको पता है कि ये प्रावधान कहाँ है, आर्टिकल 326 यानी 326 में है। ठीक है, और ये चुनाव कहाँ किया जाता है, ये सारा चुनाव किसके रिगार्डिंग किया गया था, लोकसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी राज्य विधानसभा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो कि 1990 में आया, यानी 65वां संविधान संशोधन। 65वें संविधान संशोधन में ये कहा गया कि एक राष्ट्रीय स्तर पर नेशनल यानी SC ST यानी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए एक आयोग का गठन किया जाएगा, एक कमीशन बनाया जाएगा। और यह बात किस आर्टिकल में संशोधन करके कंफर्म किया गया, 338 में। ठीक है, जिसको आप देखेंगे बाद में 89th अमेंडमेंट के थ्रू SC आयोग को अलग किया गया और ST आयोग को अलग किया गया था। आगे देखते हैं 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी ये कब हुआ है, 1991 में। ये इंपॉर्टेंट भी है, आप इसको ध्यान रखेंगे। 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या किया गया, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी से यानी दिल्ली को एक विशेष दर्जा दिया गया उस समय, और एक राष्ट्रीय राजधानी से क्षेत्र यानी दिल्ली NCR के नाम से उसको बनाया गया, जिसमें कि आर्टिकल इसी अमेंडमेंट के थ्रू आर्टिकल 239 AA यानी कि 239 क में संशोधन करके दिल्ली में लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा का गठन करने की बात कही गई, जिसमें कितने सदस्य होंगे, 70 सदस्य होंगे। ओके, अगला 70वां संविधान संशोधन। 70वां संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 1992 में आया था। और इसमें क्या बोला गया कि दिल्ली और पुदुचेरी, पहले ये पौंडीचेरी हुआ करता था, अब इसका नाम क्या है, पुदुचेरी है। तो दिल्ली और पुदुचेरी के जो लेजिस्लेटिव असेंबली यानी विधान सभा के जो सदस्य होंगे, उन्हें भी राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा उसके निर्वाचन मंडल में शामिल करने की बात कही गई। आपको पता है 2022 में राष्ट्रपति का चुनाव होने वाला है, तो ये उस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये जानिएगा कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो भी सदस्य होते हैं, जो उसमें वोट करते हैं, वो सब किस ग्रुप में आते हैं, ये सब के सब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स होते हैं। और ये इलेक्टोरल कॉलेज का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो 54वें अनुच्छेद यानी आर्टिकल 54 में लिखा गया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए एक इलेक्टोरल कॉलेज होगा, जिसके मेंबर्स में दिल्ली और पुदुचेरी के लोगों को भी शामिल कर दिया गया 70वें संविधान संशोधन से। अगला है 71वां संविधान संशोधन 1992, ये भी 1992 में आया था और ये लैंग्वेज से रिलेटेड था। पिछले वीडियो में जब हम अमेंडमेंट्स देख रहे थे तो वहां पे भी मैंने आपको बताया था कि 21वां संविधान संशोधन किया गया था और जो सिंधी थी, सिंधी को 15वीं भाषा बनाया गया। तो अब 71वां संविधान संशोधन करके कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को भी एक शेड्यूल में यानी कि 8वीं अनुसूची में शामिल कर दिया गया, जो कि भाषाओं से रिलेटेड अनुसूची है, उसमें इसको जगह दी गई। देख चलिए, इसके बाद ये दोनों ही संविधान संशोधन काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। पहला है 73वां संविधान संशोधन। 73वां संविधान संशोधन आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 1992 में इसका बिल पेश किया गया था, जो कि फाइनली ये कब से हुआ इम्प्लीमेंट, ये 1993 में हुआ 24 अप्रैल, है ना। ये 24 अप्रैल को हम पंचायती राज दिवस के रूप में मनाते हैं और इस संविधान संशोधन से पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया और ये कहा गया कि इसका रिगार्डिंग जो भी प्रावधान होंगे वो उसके लिए एक नया भाग 9 और बनाया गया और साथ ही साथ अनुच्छेद 243 यानी 243 से लेकर के 243 ओ, टोटल कितना 16, ठीक है, टोटल
आर्टिकल्स ऐड किए गए, 16 आर्टिकल्स ऐड किए गए और 11 शेड्यूल में इनसे रिलेटेड चीजों को रखा गया। ओके, अगला है कि जो पंचायती राज तो था वो आपका विलेजेस में होता है, गांव के स्तर में इसमें होता है, ब्लॉक के स्तर में होता है, लेकिन जब आप एक टाउन की बात करते हैं, एक सिटी की बात करते हैं, तो उसमें भी लोकल गवर्नमेंट की बात करेंगे। यानी एक तरीके से आप कहिए तो डेमोक्रेसी जो हमारे इंडिया में है, उस डेमोक्रेसी का डिसेंट्रलाइजेशन किया गया, जो महात्मा गांधी का एक बहुत बड़ा ही सपना हुआ करता था, पंचायती राज का गठन, जो पहले कहाँ था, आर्टिकल 40 डीपीएसपी में, ठीक है ना। तो इस डीपीएसपी के आर्टिकल को अब कॉन्स्टिट्यूशनलाइज करके क्या किया गया, बदल दिया गया और कहा गया कि लोकल गवर्नमेंट विलेज लेवल पर भी और सिटी और टाउन लेवल पर भी आपका बनाया जाएगा। तो विलेज का तो हमने देख लिया इधर। अब सिटी लेवल पर अगर हम लोग जाते हैं तो यहाँ क्या मिलेगा आपको, अनुसूची 12 को जोड़ा गया और भाग 9 क जोड़ा गया, साथ ही साथ कुछ अनुच्छेद इसमें भी जोड़े गए जो कहां से कहां तक है, 243 पी से लेकर के 243 जी तक, याद रखिएगा। ठीक, अगला है 84वां संविधान संशोधन, यानी कि 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि कब हुआ, 2001 में इसके लिए बिल आया और ये फाइनली 2002 में पास होता है। और इस संविधान संशोधन में क्या कहा गया कि लोकसभा और विधानसभा में जो भी सीटें थी, जो भी उस समय तक, यानी कि कितने 545 जो सीटें हैं, उन्हें क्या किया गया, फिक्स कर दिया गया, यानी कि बोला गया कि 2026 तक इनकी सीटों में कोई बढ़ोतरी नहीं की जाएगी। ओके, ये ध्यान रखिएगा, ये लोकसभा का मैंने बताया। हाँ, अगला है 86वां संविधान संशोधन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पर्पस से। तो 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में किया गया और इस संविधान संशोधन के तहत कुछ मेजर चेंजेस किए गए थे। ये चेंजेस क्या थे, देखिए, सबसे पहले आर्टिकल यानी अनुच्छेद 21 को यानी 21A को ऐड किया गया और इस 21A में ये प्रोविजन दिया गया कि राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, यानी कि शिक्षा, मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा हम बच्चों को देंगे। और यानी मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार किन बच्चों के लिए, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए ये प्रावधान किया गया कि उनको फ्री एंड कंपल्सरी बेसिक एजुकेशन जो होता है वो दिया जाएगा। इसके बाद आता है दूसरा चेंज इसमें किया गया। देखिए, पहले ये 6 to 14 ईयर्स का जो ग्रुप था उसमें बेसिक फैसिलिटीज की बात की जाती है डीपीएसपी के आर्टिकल 45 यानी 45 में, और इसमें संशोधन करके ये बेसिक फैसिलिटीज की बात को अब 0 से 6 ईयर्स तक के बच्चों तक लिमिट कर दिया गया। ठीक है, साथ ही साथ एक हमने 76वें संविधान संशोधन में क्या देखा, 76वां बोला मैंने, 42वें संविधान संशोधन में हमने क्या देखा कि आर्टिकल 51A को जोड़ा गया था और इससे 10 फंडामेंटल ड्यूटीज, मौलिक कर्तव्य जोड़े गए हमारे संविधान में। और इस 86वें संविधान संशोधन से क्या किया गया, 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कहा जाता है कि जो भी गार्जियन होंगे, जो भी पेरेंट्स होंगे, वह अपने बच्चों को एजुकेशन दिलाएंगे, शिक्षा दिलवाएंगे। ठीक है, तो इसको एक मौलिक कर्तव्य के रूप में बना दिया गया। अगला है 89वां संविधान संशोधन। मैंने थोड़ी देर पहले अभी आपको बताया कि SC/ST आयोग का गठन किया गया था, ठीक है, संविधान संशोधन से। तो अब क्या किया गया कि 338 क में क को जोड़ करके एक अनुच्छेद 338 क जोड़ा गया और इसमें कहा गया कि अब ST के लिए अलग आयोग बनेगा, यानी कि पहले जो SC और ST कंबाइन होते थे नेशनल आयोग, नेशनल कमीशन, वो अब अलग अलग हो जाएंगे और इससे क्या किया गया, NCST यानी कि नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, इसको गठन करने की बात कही गई। अगला देखते हैं 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में आता है। और ये 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्या कहता है, सबसे पहले ये 10वें अनुसूची
शेड्यूल में संशोधन करता है। और इस शेड्यूल में संशोधन ये क्यों किया, क्योंकि इस समय भी दो दल बदल, आपको अभी भी बताया मैंने, दल बदल का इसमें प्रावधान था, तो इसी प्रावधान को फिर से संशोधन किया गया। साथ ही साथ अनुच्छेद 75, 164 इन दोनों में चेंजेस करके राज्यों और केंद्र में, ठीक है, मंत्री परिषद के सदस्य की जो संख्या थी इसको फिक्स कर दिया गया कि आप 15% से ज्यादा मेंबर के मंत्री परिषद, अगर आप लोकसभा की बात करते हैं तो लोकसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 15% से ज्यादा मेंबर आपके मंत्री परिषद में नहीं रह सकते हैं। इसलिए मैक्सिमम लोकसभा के लिए 15% आप इधर, तो यहाँ हो गया। और जो विधान यानी कि राज्य स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होते हैं, यानी राज्य विधानसभा जो होता है, उसमें भी आपको फिक्स किया गया कि 15% से ज्यादा मेंबर्स उसमें नहीं होंगे। और 15% किसका, टोटल स्ट्रेंथ का। तो टोटल स्ट्रेंथ मैक्सिमम लेजिस्लेटिव असेंबली में कितना होता है, 500, और मिनिमम फिक्स किया गया 60। लेकिन कुछ स्टेट ऐसे थे जैसे सिक्किम हो, तो सिक्किम जैसे स्टेट्स हो गए, वहां पे ये बोला गया कि अगर 60 से कम है किसी स्टेट में इसकी स्ट्रेंथ, तो वहां कम से कम 12 मिनिस्टर तो होने ही चाहिए मंत्री परिषद में, ठीक है। साथ ही साथ एक कंसेप्ट और जान लीजिए, अगर विधान परिषद की बात की जाती है तो विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं, जो भी स्टेट लेजिस्लेचर यानी विधानसभा में जितने भी मेंबर्स होते हैं, उन विधानसभा मेंबर्स का 1/3 यानी 1/3 1/3 मेंबर जो होते हैं वो विधान परिषद में होते हैं। इसलिए अगर बिहार में 243 सीट्स हैं, तो इस वजह से कितने हैं मंत्री परिषद, जो काउंसिल ऑफ सेकेंड हाउस जो स्टेट का होता है यानी विधान परिषद जो होता है, उस विधान परिषद में हमारे यहाँ कितने मेंबर्स हैं, 75 मेंबर्स हैं। ओके, अगला है 92वां संविधान संशोधन। और ये 92वां संविधान संशोधन जो हुआ, मैंने इसके पहले आपको बताया कि जो 71वां संविधान संशोधन था उससे क्या किया गया कि बोडो, जो नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी, ये 3 भाषाओं को 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया। तो अब 92वां संविधान संशोधन जो 2003 में हुआ, इससे क्या किया गया, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जैसे 4 भाषाओं को क्या किया गया, 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। अगला है हमारा 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2011 में किया गया था। और 57वें संविधान संशोधन से क्या किया गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी, जिसको हम सहकारी संघवाद कहते हैं यानी सहकारी समितियां कहते हैं, इनको संवैधानिक दर्जा दिया गया। किसके अंडर, आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2003 में किया गया था। और 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो है वो आपका जुडिशियल रिव्यू के कारण इसको रद्द कर दिया गया था। कब, अगले ही साल। और आपको पता है कि जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट कहाँ पर दिया गया है, आर्टिकल 13 में दिया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट किसी भी संसद के द्वारा बनाए गए एक्ट को रिव्यू कर सकती है। इसमें क्या प्रावधान दिया गया था कि जो भी जजेस होते हैं उनकी नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का प्रावधान किया गया था। क्योंकि जजेस की नियुक्ति किस सिस्टम के थ्रू की जाती है, कोलेजियम के थ्रू की जाती है, जिसमें 5 सदस्य होते हैं। तो इस NJAC यानी नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, इसको लाया गया और इसको वापस सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू के दौरान रद्द कर दिया गया। जो कब किया गया, 14 अक्टूबर 2015 को, और अपने कोलेजियम सिस्टम को पुनः स्थापित कर दिया, ठीक है। और ये टॉपिक जुडिशियल रिफॉर्म टॉपिक में बहुत इंपॉर्टेंट होता है मेंशन करना। नेक्स्ट है 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि 2015 में किया गया था। और 100वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया, भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ सीमा विवाद था, उस सीमा विवाद को सुलझाया गया और भू सीमा समझौता किया गया यानी लैंड बाउंड्री अग्रीमेंट किया गया, जो कि जिसमें हस्तांतरण किया गया था कुछ पॉपुलेशन का, कुछ एरियाज का, जो 11 जुलाई 2015 को शुरू हुआ और खत्म कब हुआ,
30 जून 2016 को ये पूरा हो गया। ओके, अगला देखते हैं 101st यानी 101वां संविधान संशोधन। और ये यहाँ से एक आप थोड़ा बिल भी याद रख लीजिएगा कि कैवा अमेंडमेंट बिल था, तो ये 122वां अमेंडमेंट बिल था जो 2014 में पेश किया गया था और फाइनली ये 2016 में जाकर के पास होता है। और इससे जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स को संवैधानिक दर्जा दिया गया, जो लागू किया गया 1 जुलाई 2017 से। ये डेट आप याद रखिएगा, पूछता है एग्जाम में। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ है और जीएसटी को लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना? असम। अगला 102वां संविधान संशोधन। 102वां संविधान संशोधन कब किया गया? 2018 में किया गया, जिसमें आर्टिकल 338 ख यानी 338 बी जोड़ा गया। और इस 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करने की बात कही गई। जैसे अब तक आपने देखा कि SC ST आयोग पहले बना, उसके बाद SC आयोग और ST आयोग को अलग किया गया और अब पिछड़ा वर्ग आयोग भी राष्ट्रीय स्तर पर बनाया गया, यानी कि NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, NCBC का गठन किया गया। इसके बाद है 103वां संविधान संशोधन, जो कि जनरल क्लास के लिए बहुत ही बड़ा वरदान साबित हुआ है, क्योंकि इसमें क्या किया, सबसे पहले जानिए ये 2019 में किया गया था और ये 124वें संविधान संशोधन बिल के द्वारा किया गया था, जिसमें कि 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात कही जाती है। किसको? EWS यानी इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, EWS रिजर्वेशन को लाया गया जो, और इसके तहत ये कैसे लाया गया? तो आर्टिकल 15 और 16, आपको पता है आर्टिकल 15 एजुकेशन के लिए है और आर्टिकल 16 आपका गवर्नमेंट जॉब्स के लिए है। तो इस आर्टिकल 15 और 16 में सब क्लॉज जोड़े गए और इसको जोड़ करके 103वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके जो कि क्या करता है, 10% आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करता है। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा, अगर कभी पूछ दे आपसे एग्जाम में कि EWS का प्रावधान कब से लागू हुआ है, तो EWS का प्रावधान 14 जनवरी 2020 से लागू हुआ था। ओके, फाइनली हम सारे के सारे अमेंडमेंट्स खत्म कर चुके हैं, 2 लास्ट बच गए हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। देखिए, अगला है 104वां संविधान संशोधन यानी 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जो कि 126वें बिल के द्वारा लाया गया 2019 में। इसके थ्रू क्या किया गया? आर्टिकल 334 कहता है कि लोकसभा में, यानी आर्टिकल 334 बात करता है लोकसभा, विधानसभा, इन सभी में SC ST और एंग्लो इंडियन के रिजर्वेशन की बात। ठीक है, तो इस संशोधन के द्वारा SC ST रिजर्वेशन को तो 10 वर्ष के लिए आगे बढ़ा दिया गया, जो हमेशा रेगुलर बेसिस पे किया जाता है, लेकिन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी, जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी होते हैं, उनके रिजर्वेशन को अब खत्म कर दिया गया है, यानी उनके रिप्रेजेंटेशन की अब जरूरत नहीं है, ऐसा कहा गया, क्योंकि अब ऑल ओवर इंडिया में सिर्फ 600 लोग बचे हैं जिनका रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा मैटर लोकसभा में नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये भी धीरे धीरे सब ऑलमोस्ट खत्म ही हो जाने वाले। इस संविधान संशोधन को लागू कब किया गया है? 25 जनवरी 2020 से। ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए, अगला है 105वां संविधान संशोधन, जो कि अगस्त 2021 में, ये सबसे लास्ट जो अभी लेटेस्ट संविधान संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, ये है। इसको हम OBC बिल, जब ये पेश हुआ था, इसको OBC बिल के नाम से भी जाना जा रहा था। ये अगस्त 2021 में फाइनल हुआ और इसके थ्रू क्या कहा गया, जो सोशली एंड एजुकेशनल यानी कि सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर जो वीकर सेक्शन को आइडेंटिफाई किया जाता है, कौन से सेक्शन वीकर सेक्शन, किसको हम इस ग्रुप में OBC ग्रुप में रखेंगे, इसका अधिकार किसको था? पहले राष्ट्रपति को था, लेकिन अब इसको क्या किया गया है, स्टेट्स को दे दिया गया है कि स्टेट अपने अपने एरिया में देख सकते हैं, अपने एरिया में वो खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से सोशली और एजुकेशनली सेक्शन वीकर सेक्शन के ग्रुप में किस लोग को रखा जा सकता है, यानी अपना OBC लिस्ट हर एक स्टेट खुद बना सकती है। ठीक है, चलिए,
तो मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जितने भी इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की लिस्ट है वो मैं दे दूँ। 2 वीडियोस में मैंने कोशिश किया है कि पूरा का पूरा कर दूँ। अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट होता है या फिर कहीं भी कोई प्रॉब्लम इस वीडियो में आपको दिखती है तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में इसको मेंशन कर दीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी इसे सुधारने की। अगर कोई आपका और कोई सुझाव है, जैसे पिछले वीडियो में मुझे मिला था कि आपके कंप्लीट इंग्लिश में रहते हैं कंटेंट, तो मैंने आज पूरी कोशिश की है कि मैं हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के स्टूडेंट्स, जो कैंडिडेट्स, जो व्यूअर्स हैं, उनको सेटिस्फाई कर सकूं। और लास्टली मैं यही कहना चाहूंगी कि आप नीचे टेलीग्राम लिंक को जरूर, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से जरूर हमारा टेलीग्राम लिंक ज्वाइन करें चैनल को, जिससे कि आपको इन सभी के पीडीएफ्स अवेलेबल हो सके। ओके, तो टिल देन आपका सपोर्ट इतना अच्छा रहा है हमारे लिए, इसको आगे बरकरार रखिए।